देखिए शारिफ जी, सबसे पहले देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मन को तालीम करने से पहले, सम्मन के आदेश पर उपस्थित होने से पहले क्या किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं ने आह्वान किया रांची आने का। आज रांची में जिस तरीके की पुलिस की मोर्चाबंदी थी उसमें था कि किसी प्रकार का झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़े वाहन नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी जगह की बात तो छोड़ दीजिए, आपके कार्यालय के सामने, हमारे घर के सामने, पूरे शहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आने दिया गया, उनके लदे बड़े वाहनों को आने दिया गया। तो ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ईडी के पूरे इन्वेस्टिगेशन पर सवालिया निशान उठाया। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें शारिफ जी ये है कि ईडी ने सिर्फ मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा है, मुख्यमंत्री की भूमिका तय नहीं की है। वो इसमें आरोपी हैं, वो इसमें अभियुक्त है, या उन्हें विटनेस के तौर पर बताया गया है, या उनसे सहयोग लेने के लिए उनको बुलाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद को एक तरीके से आरोपी के रूप में पेश किया और पूरे, एक फ्रेज है इंग्लिश में, द डेविल्स एडवोकेट, मुख्यमंत्री जी ने आज अक्यूज्ड के एडवोकेट का रोल प्ले किया। यानी जितने लोग, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और पंकज मिश्रा, जो ईडी के शिकंजे में अवैध माइनिंग में, वो सारे लोग जेल में हैं, उनके पक्ष में आज कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए। हम इसलिए उनके पक्ष में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के अभी क्या रोल है इस पूरे संबंध में, ये कहीं क्लियर नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने कैसे अज्यूम कर लिया। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि जो क्वांटम, मुख्यमंत्री जी ने यह कभी नहीं कहा कि जो इलीगल माइनिंग है वो नहीं हुई। उन्होंने कहा जो क्वांटम ऑफ स्कैम है उस पर उन्होंने प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा 1000 करोड़ का ये इलीगल स्कैम हो ही नहीं सकता। उन्होंने रॉयल्टी को साइड किया। साहब, मिनरल की रॉयल्टी तो जो वैध खनन होता है, जो लीगल खनन होता है, उस पर दिया जाता है। अवैध खनन पर कब से रॉयल्टी को कोई जरिया बनाने लगा। और अगर मैं झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल के सेक्शन 54 के सब सेक्शन 5 की बात करूं, तो अगर आप इलीगल माइनिंग करते हुए आपके पास आपके वाहन जब्त होते हैं, तो जितने का आपके द्वारा इलीगल माइनिंग किया गया है पत्थरों का, उससे दुगना का पेनाल्टी लगता है और उसमें आपके पूरे टर्म को, आपके टोटल को उस आधार पर जोड़ा जाता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया नैरेटिव रचने की कोशिश की ईडी के इन्वेस्टिगेशन में, अगर उनसे ये सारे प्रश्न होते तो वो करने की जवाब देते, लेकिन वो जिस तरीके से राज्यपाल पर बरसते दिखे और जिस तरीके से उन्होंने ईडी के जांच को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि हम कहीं भाग नहीं रहे, हमें क्यों बुलाया जा रहा। देखिए वो संवैधानिक पद के प्रमुख पद पर बैठे हुए, उनको नजीर पेश करनी चाहिए थी। वो ईडी भाग नहीं रहे, हमें क्यों बुलाया जा रहा। देखिए वो संवैधानिक पद के प्रमुख पद पर बैठे हुए, उनको नजीर पेश करनी चाहिए थी। वो ईडी के इन्वेस्टिगेशन में जाते, सहयोग करते। उन्होंने अपनी भूमिका पहले कैसे तय कर दी कि उनको आरोपी मान लिया गया, उनको अभियुक्त मान लिया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ ऐसी चीजें पता है जो हमें पता नहीं। देखो, और ऐसे अगर आप घोटाले को टोटालिटी में देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी के 3 खास किरदार हैं। प्रेम प्रकाश के घर में 2 AK-47 मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा में तैनात गार्डों का बरामद होता है। आज तक इस मुद्दे पर एक प्राथमिकी नहीं हुई, जबकि ईडी ने रांची पुलिस को स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था। दूसरा उदाहरण सबके सामने है, पंकज मिश्रा के घर मुख्यमंत्री के साइन किए हुए ब्लैंक चेक्स मिलते हैं, पासबुक मिलता है। और पंकज मिश्रा के बारे में तो क्या कहना, वो संथाल परगना के मुख्यमंत्री ही माने जाते थे। अमित अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि उसने बड़े पैमाने पर लॉन्ड्रिंग की। तीनों लोग, ऐसा कहा जाता था कि सत्ता के गलियारे में इनका बड़ा रसूख था और ईडी ने इन्हें पूछताछ के बाद अंदर कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी पर तो अभी कोई तय नहीं हुआ कि ईडी ने उन्हें किस भूमिका में बुलाया, लेकिन वो जिस तरीके से पूरे मामले को डिफेंड करते दिखे, हमें लगता है उन्होंने इंडियन पीनल कोड आईपीसी के सेक्शन 192, 201 और 202 का उल्लंघन किया है, जो ये स्पष्ट कहता है कि आपको एविडेंस से टैंपरिंग नहीं करनी है। एविडेंस के बारे में कोई पब्लिक परसेप्शन बनाकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जो जांच है उसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करना है। मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर यही सारे संज्ञान में जो लिए जाने वाले सेक्शंस के तहत एक गलत बयानी की है, जो मैंने तीनों सेक्शंस जोड़ा उसके तहत इन्होंने, अगर इनके देखिए इनके दामन अगर पाक साफ है तो इन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। और देखिए शरीफ जी, सबसे पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं, जो बार बार रॉयल्टी की बात आ रही है कि रॉयल्टी सिर्फ इतना आता है मिनरल से, तो इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया। यही तो पॉइंट है साहब, रॉयल्टी सिर्फ लीगल माइनिंग से आती है, अवैध माइनिंग से रॉयल्टी आने की बात ही नहीं होती। और मैंने आपको पहले भी माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स के सेक्शंस बता दिए, जिसमें कोई अगर आपने इलीगल माइनिंग की जब्त होता है
तो उसकी दुगना कीमत जो है वो राज्य सरकार को वसूलने का पावर होता है। देखिए, रॉयल्टी की बात तब आती है, मैं लौटूंगा जरूर निशिकांत जी के ट्वीट पर, बस इसे सम अप कर लूं। रॉयल्टी की बात तभी आती है जब कोई लीगल माइनिंग हुई हो, जब सारे सरकारी नियमों का पालन करके किसी फर्म ने अपने सारे नॉर्म्स को पूरा करते हुए माइनिंग किया, तब वो रॉयल्टी चुकाता है। पर यहां तो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन था साहब, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों का वधहरस था। तभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर साइज का पानी का जहाज गंगा नदी में लगातार चलता था, और वो जहाज के साइज भी इतना था कि उसमें 25 फाइटर प्लेन एक साथ आ जाए। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा विमान वाहक पोत जो है वो गंगा नदी में इलीगली चल रहा था। ईडी के इन्वेस्टिगेशन इसे प्रूव किया। तो ये रॉयल्टी की बात ना समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि रॉयल्टी सिर्फ लीगल माइनिंग पे होती है, इलीगल माइनिंग पे कोई टैक्स नहीं लगता, ना रॉयल्टी देनी पड़ती है। देखिए, आपने निशिकांत जी के जो ट्वीट के बारे में कहा, निशिकांत जी के ट्वीट के पहले 2 वर्ड्स को पढ़िएगा, संभवतः उसमें है कि खबर है या ऐसी कुछ है। अब मैं आपको एक नेशनल चैनल का 3:26 में ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा हूं। अगर आप जूम करेंगे तो उस चैनल का आपको नाम भी दिख जाएगा और उसका टाइमिंग भी दिख जाएगा। देखिए, उसका हेडिंग क्या है, बिग न्यूज, सीएम हेमंत सोरेन से ईडी कार्यालय में 6 घंटे से हो रही पूछताछ, ईडी के सवालों से घबराकर बार बार पानी मांग रहे हैं सीएम। नहीं तो नेशनल का हवाला मत दीजिए, हम ये 3:00 पे चला हुआ। एक मिनट आपको रोकेंगे, किसी चैनल ने क्या कुछ चलाया, अब मुझे खत्म करने देना शरीफ जी, उससे शरीफ जी थोड़ा सा समय दे मुझे। मैं नेशनल चैनल का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि उसने जो ब्रेकिंग न्यूज चलाया, तो ऐसी खबरें मीडिया में आती रही कि मुख्यमंत्री जी, किसी ने कहा मुख्यमंत्री जी पानी मांग रहे हैं, हम ये अपुष्ट खबरें हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया में ऐसी खबर चल रही थी, तो निशिकांत जी के ट्वीट के पहले 2 वर्डों को देखिएगा तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारा क्या कहना है कि कानून का पालन बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था, लेकिन आप नया नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं? आपने जो आज आपको ईडी को जवाब देना था, आपने उसे सार्वजनिक कर दिया। ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आपको सम्मान था, आपको कानून का सम्मान करना चाहिए था। और मैं जो सेक्शंस बोल रहा हूं उससे डॉक्टर तनुज खत्री जी को परहेज है, तो क्या करूं, मैं तो लेकर आता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सामान्यता, जो राज्य के संवैधानिक बड़े पद पर बैठे हैं, एविडेंसेस के साथ पब्लिक परसेप्शन बनाकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जांच के दायरे को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और मुख्यमंत्री जी ने भी कभी नहीं कहा कि लीगल माइनिंग नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ 1000 करोड़ पर प्रश्न किया, यह कभी नहीं कहा कि उनके शासनकाल में इलीगल माइनिंग नहीं हुई। तो एक तरीके से आज वो पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल के समर्थन में खड़े हैं। हमारा अभी भी बड़ा प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने खुद को आरोपी और अक्यूज कैसे मान लिया? ईडी ने तो उनको सिर्फ सम्मन दिया था, उनकी क्या भूमिका में उनको सम्मन किया, वो उन्होंने पहले प्रेजुडिस होकर कैसे मान लिया? तो जाहिर तौर पर उनको काफी कुछ पता है, जेएमएम को काफी कुछ पता है। और ये जो कार्यकर्ताओं का जन सलाह बुलाने की बात करें साहब, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये कोई राजनीतिक सेंटर और स्टेट के बीच की बातचीत नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपको समन हुआ, आप जाते यही सारी बातों का ईडी के सामने जवाब देते, किसी को कोई परहेज नहीं था। लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर क्रिमिनल केस, कौन सा क्रिमिनल केस है ये? आप इन्वेस्टिगेट, आप बदलाइए नहीं, आपकी की बात पर सवाल कर रहे हैं कौन सा क्रिमिनल केस है ये भाई? केस भी हो गया, क्रिमिनल केस भी हो गया, कौन सा मुझे नहीं बता दीजिए, लोगों को नहीं जानकारी। नहीं, आपने जो बोला उसी को सवाल कर रहे हैं, उसी का सवाल कर रहे हैं, वो जानकारी के लिए पूछ रहे कौन सा क्रिमिनल केस। नहीं तो मुझे मेरी बात को खत्म होने दीजिए ना, नहीं बोले, अगर मैं भी इनको बीच में सवाल कर लूंगा, मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर जो पूछना है पूछिएगा। देखिए, अब फिर से ये बीच में बोल, देखिए मेरा क्या कहना है कि मुख्यमंत्री जी सच में अगर कानून का सम्मान करते तो उनके पार्टी के नेता क्या बिना मुख्यमंत्री के इशारे कितना बड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम रांची आ जाएगा? क्या पुलिस की तमाम नाकेबंदी के बावजूद बड़े बड़े बसेस, जिस समय नो ड्राइव जोन होता है बड़े बसेस के लिए, वो बसेस सिटी में आ जाएंगी? जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास और मोराबादी में रखा गया, मैं एक दुरुपयोग का छोटा उदाहरण आपको और देता हूं। जो 15 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर टेंट बना था, उसे टेंट हाउस वाले को कहकर आज तक डिसमेंटल नहीं किया गया।
कल बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां ठहरे थे, उनके लिए खाना पीना बना, तो क्या यह सरकारी फंड का दुरुपयोग नहीं है किसी राजनीतिक दल के द्वारा? लेकिन बड़ा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद को आरोपी कैसे मान लिया। उससे भी बड़ा प्रश्न है कि बाहर इन्वेस्टिगेटिंग रूम से वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो कॉपरेट करना चाहिए। चलिए प्रतुल जी, आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पहले तो माननीय मुख्यमंत्री को जिस दिन पहली बार सम्मन मिला था तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, अरे ईडी सम्मन क्यों भेजती है, आए दम है तो मुझे अरेस्ट करके ले जाए। तो ये किसने नया नैरेटिव रचने की कोशिश की? भाई ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, इसे आप दूसरा राजनीतिक अगर मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गैर उचित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें आपत्ति नहीं है, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो उन्होंने एविडेंस के बारे में पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, हमें लगता है ये स्वतंत्र जांच में कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश है, खलल डालने की कोशिश है। क्योंकि जिन प्रश्नों का उत्तर आप सार्वजनिक रूप से दे रहे थे वो ईडी ने तो आपको सम्मन करके बुलाकर देने के लिए कहा था। और आज आप किसकी वकालत करते दिखे? 3 ऐसे लोगों को जिन पर प्राइमा फैसी मामला ईडी ने सही पाया है और वो सलाखों के पीछे है। पंकज मिश्रा आपके विधायक प्रतिनिधि, देखिए यहां एक ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि पंकज मिश्रा को तो ईडी ने चार्जशीट कर दिया, लेकिन चार्जशीट करने के बाद भी वो आज भी मुख्यमंत्री के जो ऑफिशियल विधायक प्रतिनिधि है बरहेट के, वो आज भी है। खैर, नैतिकता की बात करना ही बेमानी है। और हमारा बड़ा प्रश्न अभी भी वही है, मैं शरीर की तीसरी बार आपके चैनल में दोहराना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना स्पष्टीकरण क्वांटम ऑफ करप्शन को लेकर क्यों दिया? अभी तो उनकी भूमिका ही तय नहीं है कि उनको किस भूमिका में ईडी ने बनाया, लेकिन उन्होंने पहले ही खुद को आरोपी मान लिया। यानी जो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन जो हम हमेशा से मानकर चल रहे थे, जो पिछले 3 वर्षों से चल रहा था, वो सारी बातें सही है। तभी मुख्यमंत्री जी ने आज अक्यूज के एडवोकेट के रोल को प्ले किया। और हमारा आज भी मानना है कि नेशनल चैनल्स में या स्टेट चैनल्स में जो खबरें चलती हैं, आप उनसे प्रश्न करें कि उनके सोर्सेस क्या है। हमारे किसी भी नेता ने क्या किया, अगर ट्वीट किया तो वो खबरों के आधार पर किया, लेकिन आज ट्वीट को मुद्दा बनाकर बड़े मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पहली बार देखिए, वो मुख्यमंत्री पूरे सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री नहीं है, वो हमारे भी मुख्यमंत्री है, पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और मैं चाहूंगा कि मेरा मुख्यमंत्री जो है वो कानून सम्मत कार्य करे। ये नहीं हो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को वो इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर एक जन दबाव बनाने की कोशिश करे। और देखिए, ऐसे भी कहते हैं ना, लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। आप जन दबाव बनाकर, धन दबाव बनाकर और बहुमत का आंकड़ा दिखाकर अपने आप को लॉ ऑफ द लैंड से सुप्रीम नहीं बता सकते। करप्शन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आपके पास संख्या बल अगर है, आपके पास जनसंख्या बल है, या आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, तो ये आपको कोई छूट नहीं देता कि आप देश के कानून को अपने हाथ में ले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, एविडेंसेस से टैंपरिंग करके पब्लिक परसेप्शन बनाकर एजेंसीज को दबाव बनाने की कोशिश की, हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं आ रहा आवाज उनका। शब्द का डॉक्टर तनुज खत्री प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग की हम कड़ी निंदा करते हैं। और एज एन एंकर मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, अगर हम भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो आप हमें रोकने का जरूर प्रयास करें। ये हमारा आपसे आग्रह है। फाइनल कॉल आपका है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि आज एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मुख्यमंत्री जी को सम्मन इशू किया गया, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें दिखाई जा रही है, राजनीतिक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मुद्दे पर ये ईडी के जो क्वांटम ऑफ स्कैम है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा कि उनके शासनकाल में बड़े पैमाने पर खनन घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने रॉयल्टी का एग्जाम्पल साइट किया। उन्होंने बताया कि साहेबगंज में सिर्फ 800 ट्रकें हैं रजिस्टर, जबकि इसके लिए 4000 ट्रकें चाहिए। उस समय माननीय मुख्यमंत्री बताना भूल गए कि कई हजार ट्रकें जो साहेबगंज में है वो बिना रजिस्ट्रेशन के चलती है। और ट्रकों की तो बात छोड़िए साहब, एक पानी का बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर साइज का जहाज वो भी बिना निबंधन का चल रहा था गंगा वाटर्स में। तो लीगल और इलीगल के बीच के दायरे को माननीय मुख्यमंत्री जी समझाते समझाते खुद फंसते हुए इसमें दिख रहा है। और हमारा मानना है ये प्योरली करप्शन का केस है। इसमें जिस तरीके से राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे बंद आरोपियों के पक्ष में आ जाने का काम किया है, वो साफ दिखा रहा है कि इनके तार सीधे सत्ता के शीर्ष से जुड़े थे।